हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वन सेकेंड गाइस। नमस्ते, मेरा नाम है प्रीतम एंड आप सभी का स्वागत करता हूँ टॉक मीडिया चैनल पे फिर से एक बार। तो आज का वीडियो का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरा जो लास्ट वीडियो है आप ऊपर आई बटन पे देख पा रहे होंगे कि क्लासिक 350 को क्यों नहीं बाई करना चाहिए या फिर मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो है आप लोगों ने सवाल पूछा था मुझसे कि कैसा है क्या ना है, या फिर क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था, मेरे बाइक का क्या हाल है, और उसके बाद से मुझे जो जो इश्यूज़ फेस हुआ उसका क्या रेजोल्यूशन मिला। सो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए ताकि आपको पूरा रेजोल्यूशन जो है आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। सो पहला बात कर लेते हैं, जिस दिन पे मैंने ये वीडियो अपलोड किया था या फिर यूट्यूब पे एंड फेसबुक रॉयल एनफील्ड का जो ऑफिशियल पेज है उस पर, तो उसी दिन हालांकि रॉयल एनफील्ड का जो सोशल मीडिया टीम है वो बहुत ही एक्टिव रहती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने सोशल मीडिया पेज पे जो नेगेटिव रिव्यूज़ है कस्टमर्स के वो पोस्ट नहीं करना चाहती, और रॉयल एनफील्ड भी सेम ही काम करता है। तो जिस वजह से जो भी नेगेटिव पोस्ट या फिर कंप्लेन उनके पेज पे पोस्ट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिव्यू दैट। तो रिव्यू करने के बाद मेरे पास कॉल आया था रॉयल एनफील्ड के सोशल मीडिया टीम से। तो मैंने उनको पूरा का पूरा इशू जो है एक्सप्लेन किया क्या क्या हुआ, क्योंकि पिछले एक साल में करीबन मेरा टोटल 12 कंप्लेन, जो लॉग कंप्लेन है वो 12 कंप्लेन हो चुके थे। प्रॉब्लम का कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा था। ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो सेफ्टी रिलेटेड एंड लाइफ रिस्क होने वाला था। तो उसी के कारण मैंने उनको सब कुछ बताया और मैंने उनको क्लियरली बोला कि मुझे रिफ़ंड चाहिए, मुझे अपना बाइक नहीं लेना है, आप मुझे रिफ़ंड कर दो या फिर मेरा ये फॉल्टी यूनिट जो है वो रिप्लेस कर दो। तो उन्होंने कहा कि हायर मैनेजमेंट से आपको कॉल आएगा, प्लीज़ वेट फॉर दैट। तो उन्होंने वो चीज़ एस्केलेट किया इशू को। देन हायर मैनेजमेंट से मेरे पास नेक्स्ट डे को कॉल आता है। मिस्टर जिष्णु बोल के एक जन है जो कि रॉयल एनफील्ड के चेन्नई में उनका मतलब वो हेड ऑफिस से बात करते हैं, जो चेन्नई वाला हेड ऑफिस है वहाँ से वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने मेरा जो है सारा इशू सुना, मुझे एक कंफर्टेबल डेट के लिए पूछा कि मैं कौन से डेट पे कंफर्टेबल हूँ ताकि वो मेरा बाइक जो है मेरे घर से पिकअप करवा सके या फिर मैं सर्विस सेंटर पे बाइक को ड्रॉप कर सकूँ, ताकि चेन्नई से एक बार कोई ना कोई टेक्नीशियन आएंगे, वो बाइक को पूरा इंस्पेक्ट करेंगे और एक एनुअल रिपोर्ट जो है या फिर फाइनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। तो यही बातचीत के दौरान मैंने उनको सारे के सारे डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करवाए। तो क्या हुआ कि 12 अगस्त, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 अगस्त को उनका सुबह मेरे पास कॉल आया कि 13 तारीख को मैं गाड़ी उनके वहाँ पे डिलीवर कर दूंगा, मतलब सर्विस सेंटर, मतलब मैं खुद जाके सर्विस सेंटर पे गाड़ी डिलीवर करने वाला था। तो 12 अगस्त को मैं कुछ काम से निकला हुआ था, बाइक लेके ही निकला था मैं। ऑल ऑफ अ सडन एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, सिर्फ घर का सामान लाना था। तो महीने भर का जो राशन है, चावल का बोरी है, वो सब लाने के लिए मैं निकला था, बाज़ार गया था। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे एक एक्सप्रेसवे है, कल्याणी एक्सप्रेसवे बोल के। तो कल्याणी एक्सप्रेसवे के से थोड़ा आगे जाके एक्चुअली एक एरिया पड़ता है जहाँ पे चावल का रेट बहुत सस्ता होता है। तो उस वजह से मैं वहाँ से महीने का जो राशन चावल है वो चावल मैं वहीं से लेके आता हूँ, पीछे बंजी कॉर्ड से बांध के, जस्ट लाइक हम लोग जैसे टूरिंग करते हैं ना, वैसे ही पीछे जैसे लगेज बांधा जाता है वैसे ही चावल का बस्ता बांध के मैं लेके आता हूँ हर महीने। तो इस महीने भी सेम ही था, तो मैं चावल का बस्ता जो है वो बांध के लेके आ रहा था। ऑल ऑफ अ सडन जब एक्सप्रेसवे से नॉर्मल रोड पे मैं मतलब डाइवर्ट हो रहा था, उसकी ऑल ऑफ अ सडन मेरे बाइक का मिसिंग चालू हो गया। ऑल ऑफ अ सडन विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी मतलब कोई भी कुछ भी नहीं हुआ, ऑल ऑफ अ सडन मिसिंग चालू हो गया। मिसिंग तो मिसिंग मतलब मुझे 2-3 सेकंड का टाइम भी नहीं मिला कि मैं क्लच को प्रेस कर दूं, ताकि बाइक का अगर मिसिंग मार के बाइक अगर इंजन स्टॉप भी हो जाए तो एटलीस्ट मैं गिरूं नहीं। तो बट उस दिन मेरा लक उतना अच्छा नहीं था। पिछले 2-3 बार भी ऐसा हुआ था जिस टाइम पे मुझे थोड़ा टाइम मिला था, दैट आई कुड हैव प्रेस द क्लच एंड देन
सेव्ड माई सेल्फ। बट इस बार मेरा लक बहुत ख़राब था तो सेव नहीं कर पाया। 12 ऑफ अगस्त को करीबन सुबह 11:30 बजे एक्सप्रेसवे और नॉर्मल रोड के बीच में ऑल ऑफ अ सडन बाइक मिसिंग मार के बंद हो गया। और वहाँ पे डाइवर्ट होने के लिए पुलिस बैरिकेड रखा जाता है, ताकि क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो पुलिस बैरिकेड पे मेरे बाइक का पीछे का जो ये एग्जॉस्ट का हीट शील्ड है वो टकराया, यहाँ पे थोड़ा डेंट आया और मैं इस साइड पर टक्कर खा के उस साइड पे मतलब लेफ़्ट साइड पे मैं गिर गया, जिसके दौरान मेरे लेफ़्ट शोल्डर पे और लेफ़्ट फीट में मतलब पैर में जो हम लोगों का थंब होता है वो थंब में चोट आया। तो बेसिकली हम लोगों का ये जो नाखून होता है राइट, नाखून मेरा नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया, मतलब यहाँ से उखड़ के नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया। तो एक्चुअली पिछले साल मेरे पैर में 2 बार ऑपरेशन हुआ था, मतलब इस दोनों पैर में एक बार ऑपरेशन हुआ था, इनग्रोन टोनेल का इशू था। तो ऑलरेडी मेरे पैर पे सर्जरी किया हुआ था, जो पैर अभी भी नाजुक है उस जगह पे ऊपर से लगा। और ये वाला जो पर्टिकुलर मतलब लेट्स सपोज ये मेरा पैर का थंबनेल है, ये पूरा नाखून जो है अंदर की तरफ खिसक गया। तो जिस वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ है कि पूरा का पूरा नाखून अंदर की तरफ खिसक जाने पर ये नेल बेड जहाँ से ये नाखून उगता है, ये पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम आ गया। तो मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, जो कि आपका ऑलरेडी सर्जरी ऑलरेडी हो चुका है, हम यहाँ पे फ़र्स्ट एड कर दे रहे हैं। फ़र्स्ट एड मतलब वो लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह पेन किलर दिए थे मेरे को कि दवाई मैं लिख दे रही हूँ और जो जो लोशन वोशन लगाना है आप अभी लगाइए। बट द फैक्ट इज़ आपको ये नाखून तो पूरा उखाड़ना होगा, बट उसके संग ही संग ये जो आपका नेल बेड के ऊपर जो चोट आया है, इसके कारण ये मतलब बहुत गंदी तरीके से ये हो गया है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर शेप में नहीं है। तो जब भी ये आपका घाव सूखेगा उसके बाद नाखून आपका टेढ़ा मेढ़ा आएगा और उसके वजह से आपको फिर से सर्जरी करना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, एक एक्सपर्ट जो डर्माटोलॉजिस्ट सर्जन होते हैं उनसे जाके कंसल्ट कीजिए और ये जो पर्टिकुलर पार्ट को पूरा है वो नष्ट कर दीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर में नाखून आए भी या फिर जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको प्रॉपरली बता देंगे। तो मैं ढूंढ रहा था इधर उधर जाके, मेरे को घर के नज़दीक में एक आंटी ने मेरे को बताया कि आप एक काम करो, यहाँ पे तो कोलकाता में ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत हाई है, आप दिल्ली चले जाओ, एम्स में बहुत सस्ते में हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली दिल्ली एम्स के एक सीनियर डर्माटोलॉजिस्ट थे जो कि अपना खुद का भी उनका क्लिनिक है, तो उनके क्लिनिक पे मुझे जल्द ही जल्द अपॉइंटमेंट मिल गया था और सर्जरी भी बहुत कम रेट में मेरा वहाँ पे हो गया एंड वेरी पीसफुली मेरा सर्जरी हो गया। अब ये मेरा ट्रीटमेंट का पार्ट है। नाउ आते हैं बाइक के पार्ट पे। तो अभी तो मैं नॉर्मली रिकवर कर रहा हूँ क्योंकि स्टिच वेच काटा है, अभी पूरा घाव सूखा नहीं है, ठीक है। स्टिच पड़ा था मेरे पैर में, तो पता ही है कि रिकवरी होने में थोड़ा तो बहुत टाइम लगता है। बट बहुत सारे लोगों को या फिर बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर को जिनको पता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उन्होंने बहुत प्रे किया, मेरे को डायरेक्टली मैसेज भी किया, डीएम भी किया। तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू पीपल लव मी सो मच that you prayed for me and I'm recovering so well, so thank you very much to everyone. So अभी आते हैं बाइक के साइड पे। तो ये मेरा बाइक है, आज का डेट है 28 सितंबर, ठीक है। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है 12 अगस्त से चालू हुआ, आज 28 सितंबर है, तो आपको पता चल रहा होगा करीब 1.5 महीना के ऊपर हो चुका है। तो मेरा बाइक मुझे मिला है 24 तारीख को, ओके। तो क्या क्या हुआ नहीं हुआ मैं आपको इन डिटेल में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने उनको जिष्णु जी को फिर मैंने फ़ोन किया, उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, आपके बाइक की मिसिंग की वजह से मेरा इतना लॉस हुआ है, ये वो। तो आप एक काम कीजिए, मैं तो बाइक देने नहीं आ सकता, आई एम इंजर्ड और मुझे एक्सरे वेक्सरे करवाना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। तो सब कुछ तो उसके बाद मैं अपना बाइक जो है मेरा भाई के पास, यहाँ पे नज़दीक में मेरा भाई रहता है, तो उनके पास मैं दे के गया था। तो मतलब वही आके लेके गए थे बेसिकली। तो उनके घर से बाइक जो है सर्विस सेंटर वालों ने पिकअप करवाया, ठीक है, घर से ही पिकअप हुआ था। पोस्ट दैट
जब उनसे मेरी कन्वर्सेशन चालू हुई कि क्या इशू हुआ नहीं हुआ, ठीक है, करीब करीब 16 अगस्त को, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, करीब करीब 16 अगस्त को मेरे बाइक का पूरा इंस्पेक्शन होने के बाद, टेस्टिंग होने के बाद उन लोगों को पता लगा कि O2 सेंसर जो साइलेंसर में रहता है उस पर कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से वो मिसिंग मार रहा था, जो कि आपका डायग्नोस्टिक टूल से भी डिटेक्ट नहीं हो रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बाइक में भी मिसिंग रहे, बट कोई मेल फंक्शन लाइट नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस आपका जो OBD पोर्ट से उन लोग डायग्नोस्टिक टूल लगा के चेक करते, उसमें कुछ डिटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बट इशू जो था वो O2 सेंसर में था, ये मुझे ओवर द फ़ोन बताया गया। तो उनसे मेरी जब भी जो भी बातचीत हुई है, मैं हर कॉल को मैंने रिकॉर्ड किया, ताकि उनका कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट हो तो मुझे वो पता चल जाए और आई कैन डील विद देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ऐसे मैंने सब कुछ जो है अरेंज किया एंड पोस्ट दैट क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। उनके साथ मेरा कन्वर्सेशन जो है कंटिन्यूस चलता रहा। तो सर्विस सेंटर पे रॉयल एनफील्ड चेन्नई से टेक्नीशियन आए, मेरे बाइक को इंस्पेक्ट किए, बताया कि O2 सेंसर का फॉल्ट है, उसके बाद उसको क्या कुछ ठीक किए या फिर जो भी किए, दैट्स देयर प्रॉब्लम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो है मेरा बाइक सर्विस सेंटर से मेरे के पास एक मेल भेज दिया, एक फॉर्मल मेल, कि बाइक डज नॉट हैव एनी परफॉर्मेंस इश्यूज़। एक कस्टमर मरने के कगार पर था, अगर उस दिन एक्सप्रेस वे पे मेरे पीछे अगर ट्रक वगैरह रहा होता तो मैं पक्का मर गया होता, वो मेरे को उड़ा देता, वहाँ पे कोई भी चांस नहीं लेता, ठीक है। और एक्सप्रेस वे पे टू व्हीलर पे आप लोगों को भी पता है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो कोई केस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिटेड रहता है कि टू व्हीलर्स 3 व्हीलर्स प्रोहिबिटेड रहता है। अगर एक्सीडेंट होता भी है तो 4 व्हीलर टू 4 व्हीलर मिनिमम केस होने के लिए मैंडेट होता है, तो उस पर 2 व्हीलर का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहता, ना इंश्योरेंस पाने के लिए या फिर कुछ भी। अगर मैं मर जाता तो मेरे फैमिली में मेरी मॉम है, जिनको देखने लायक कोई भी नहीं रहता, और वो लोग बोल रहे हैं कि बाइक में कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं है, ये बोल के अपने हाथ खड़े करके मेरे को फॉर्मल मेल कर दिया, योर बाइक इज़ रेडी टू बी डिलीवर्ड, ये उन्होंने बताया। तब मेरा जिष्णु जी के साथ, मतलब रॉयल एनफील्ड के हेड ऑफिस के साथ मेरा लिटरली फाइट चालू हुआ उस दिन से। तो उस दिन से जब से मेरा फाइट चालू हुआ, कंटिन्यूसली उनके साथ मेरा कन्वर्सेशन चलता रहा, ठीक है। मैंने उन लोगों से डिमांड किया था, आप लोगों का बाइक में जो जो फॉल्ट मेरे इतने दिनों तक, उन लोगों को एक्चुअली वो लोगों को मैंने बोला था कि आप पहले रिफ़ंड दे दो या फिर मेरा बाइक रिप्लेस करके दो, आई वोंट टेक दिस बाइक गेट डिलीवर्ड टू मी। तो उन लोगों ने कोई भी ऐसा कुछ भी मतलब उस चीज़ को एंटरटेन नहीं कर रहे थे। They were trying to retain that your bike does not have any problem, you take your bike delivery and we will see that what we can do for you, ठीक है। तो मैंने अपने लॉयर से डिस्कस किया, अगर सर्विस सेंटर से मैं एक बार बाइक ले लेता ना, तो उस टाइम पे मेरे बाइक पे कोई भी चीज़ चेंज नहीं होता और मेरा इशू जैसे का वैसा रहता। अरे यार, ये क्या मज़ा आता है इन लोगों को फटा साइलेंसर लगा के, जो भी हो। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर मैं सर्विस सेंटर से बाइक पिकअप कर लेता तो आज मेरा जितना भी रेजोल्यूशन मिला है वो मेरे को नहीं मिलता। तो मैंने अपने लॉयर से डिस्कस करके उन लोगों को बताया कि आई वोंट टेक दिस बाइक डिलीवर्ड, तो आप लोगों को जो भी इश्यूज़ है वो पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, या फिर मेरा बाइक मुझे वापस कर दो या मेरे को रिफ़ंड कर दो। तो उन लोगों ने बहुत कुछ मेरे को रिटर्न करने का कोशिश किया, तो मैं राज़ी नहीं हुआ। देन एक दिन कॉन्फ्रेंस में रॉयल एनफील्ड के जो कोलकाता के रीजनल हेड ऑफिस में जो सीनियर मोस्ट है उनसे और जिष्णु जी से मेरी ओवर द कॉन्फ्रेंस करीबन आधे घंटे के ऊपर बात हुआ, पूरा का पूरा मैंने इश्यूज सॉर्ट आउट किया। सो दे रिक्वेस्टेड मी टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन माई बाइक and get all the parts replaced whichever problem I have faced with so far, okay? तो जिन जिन पार्ट में आज तक मेरे को प्रॉब्लम फेस हुआ है वो सारे के सारे पार्ट रिप्लेस होंगे, ठीक है। ये मुझे कमिटमेंट दिया गया, बट पार्ट का अप्रूवल आज ये मिलता है तो कल वो नहीं मिलता, वो मिलता है तो ये नहीं मिलता है, उसमें से एक बहुत बड़ा सारा पूरा एकदम कन्फ्यूजन क्रिएट होना चालू हो गया कि आज ये मिलेगा कल वो मिलेगा, फलाना ढिमकाना, बहुत बहुत मतलब इश्यूज़ इन लोगों को हो रहा है, ठीक है। तो मैं उतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था। तो जिष्णु जी मुझे बोल रहे थे कि आज अप्रूवल आ जाएगा, कल अप्रूवल आ जाएगा, मंडे तक आ जाएगा, फ्राइडे तक आ जाएगा।
ये वो बोल कर मुझे को कम से कम 1 महीना घुमाते रहे, ठीक है, बट उन लोगों का अप्रूवल जो है वो नहीं मिल रहा था. सो फाइनली आफ्टर टॉकिंग टू द रीजनल ऑफिस, मेरे बाइक में ये हुआ कि उन लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था रीजनल ऑफिस से बात करने के बाद भी, क्योंकि वो मुझे टाल रहे थे. तो फाइनली आई स्पोक टू माई लॉयर एंड कॉल्ड देम एंड इन्फॉर्म देम दैट आप लोग कब तक ये पार्ट का अप्रूवल कर रहे हैं और कब मेरा गाड़ी का काम चालू होगा, मुझे एक टेंटेटिव डेट या फिर एक कंफर्म डेट बताओ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू सेंड अ लीगल नोटिस. माई लॉयर जस्ट आस्क्ड मी टू इंक्वायर दैट एंड अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू सेंड अ लीगल नोटिस. जैसे लीगल नोटिस का बात वो लोग सुने, वैसे ही उनका काम ना एकदम एक्सेलरेट हो गया, ऑल ऑफ अ सडन एक्सेलरेट हो गया. हाँ सर अप्रूवल आ जाएगा, आज के अंदर आ जाएगा, ये वो ऐसा करते करते फिर भी 1 हफ्ता बिता दिया. बट 1 हफ्ते के अंदर मेरा अप्रूवल जो है आया बहुत सारे पार्ट के लिए. बट मैंने उनसे डिमांड किया था कि आप इधर मेरा जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है जो आपके बाइक के फॉल्ट के कारण हुआ है वो पे करो, या फिर मेरे बाइक का दोनों व्हील में जो प्रॉब्लम है वो व्हील का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके, मतलब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं, उनको रिप्लेस करके आप एलॉय व्हील करवा दो. मैंने उनसे ये डिमांड रखा था. बिकॉज आप खुद ही सोचो, एक बार प्रॉब्लम में कोलकाता में मैंने 2 शोरूम पे बेसिकली प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग मैंने बाइक को दिखाया था. और एक शोरूम है जयशंकर लॉजिस्टिक्स बोल के, जिनके पास से मैंने सिर्फ अपना सेकंड सर्विस करवाया था. बट उनका सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जो भी बंदे थे, क्योंकि नया सर्विस सेंटर है, जो भी बंदे थे वो ट्रेन टेक्नीशियंस है रॉयल एनफील्ड से. सो द फर्स्ट थिंग इज दे नो हाउ टू वर्क ऑन रॉयल एनफील्ड, दे नो दैट. सो उसके रिगार्डिंग मुझे इतना हेल्प हुआ उन लोगों के पास से. लाइक उन लोगों का सेकंड सर्विस जब मैंने करवाया था ना, दे वर वेरी हेल्पफुल, दे वर्क ऑन माई बाइक लाइक मतलब अनबिलीवेबल जॉब. सो I recommend everyone to go to Royal Enfield Joyshankar Logistics Service Center, which is there near Kashipur. They work really hard and their work progress is very good. तो उनके पास से आप सर्विस करवाओ. मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा था, मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ. बट द फैक्ट इज़ मैंने प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग 2 सर्विस सेंटर पे ऑलवेज विजिट किया है. एक सर्विस सेंटर जहाँ से मैंने मतलब एक पर्टिकुलर डीलर जिनसे मैंने बाइक परचेस किया था, कोलकाता में कामाराटी में लोकेटेड है मेरे घर के नज़दीक, जो कि आपका आता है विष्णु ऑयल कंपनी. एंड सेकंड जो डीलर है कोलकाता बाइक जोन, जो कि चिनार पार्क में पड़ता है, न्यू टाउन से पहले. अब ब्रेक नॉइज़ के दौरान, सस्पेंशन नॉइज़ के दौरान मेरा बाइक जो है कोलकाता बाइक जोन में करीबन 3 बार मतलब रखा गया था, जमा हुआ था. First time was for 3 days, second time was for 14 days and third time was for 8 days. तो 14, 8 करीबन 22 और 3, 25, टोटल 25 दिन मेरा बाइक जो है कोलकाता बाइक जोन के सर्विस सेंटर पे पड़ा हुआ था. और इन 22 दिनों में करीबन उन्होंने मेरे बाइक को पहला बार करीबन 20-25 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव किया था, जो 3 दिन था. सेकेंड टाइम जब 14 दिन था, उस टाइम पे 176 किलोमीटर उन लोगों ने टेस्ट ड्राइव किया था, जिसका जो वीडियो एविडेंस है वो मेरे पास है ऑलरेडी. क्योंकि मैंने अपनी एस जे कैम जिससे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, उस पर मैंने जब बाइक जिस डेट पे सबमिट किया था और जिस डेट पे डिलीवरी लिया, वहाँ पे क्लियर 176 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो दिख रहा था. ठीक है, 14 दिनों में उन्होंने मेरे बाइक पे टोटल 176 किलोमीटर चलाया. थर्ड टाइम करीब 80 या 90 किलोमीटर्स के करीबन टेस्ट ड्राइव लिया था. तो माई पॉइंट इज़, इतना किलोमीटर टेस्ट ड्राइव लेने के बाद भी कौन सा ऐसा ब्रांड है जो एक ब्रेक नॉइज़ का प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता है. सस्पेंशन नॉइज़ जब हो रहा था मेरे बाइक पे, उस टाइम पे वो लोग क्या किए, फ्रंट का ब्रेक कैलिपर खोल के उसको मतलब ब्रेक निकाल के उसको घिस रहे हैं. मतलब मैंने ये लोग इतने गधे हैं, इन लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन सा नॉइज़ कहाँ से आता है. ये लोग इतने गधे हैं कि इनको कुछ भी नहीं पता कि कौन सा नॉइज़ कहाँ से आता है, कुछ नहीं पता. मतलब इट्स अ टोटली, मतलब क्या बोलूँ, मेरे मुंह से शब्द नहीं है, गाली निकल जा रहा है. इतना घटिया सर्विस सेंटर है इन लोगों का, चिनार पार्क वाला. तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो सर्विस सेंटर पे जाओ. दे आर लिटरली इलिटरेट पीपल. कुछ ना कुछ थूक लगा के आपको चिपकाने का कोशिश करेंगे, फोर्स सेल करने का, अपना टारगेट मीट करने का. अदरवाइज दे आर टोटली इलिटरेट पीपल. ठीक है, चलिए. एंड जो डीलर से मैंने बाइक परचेस किया था, विष्णु ऑयल कंपनी, उनका बात तो बोलो ही मत.
उनका तो स्टेटमेंट पहले ऐसा था कि जब भी मैंने ब्रेक नॉइज़ का प्रॉब्लम का शॉर्ट्स अपलोड किया था उस पर तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मेरे को भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, मुझे भी फेस हो रहा है, मुझे भी फेस हो रहा है, ऐसा कर करके बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो में जो है मुझे अपना कमेंट किए थे। उसके ऊपर मैंने भी रिप्लाई किया था कि क्या प्रॉब्लम है ना है या फिर इसका क्या रेजोल्यूशन मिल सकता है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने भी रिप्लाई किया, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया, ठीक है, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम फेस हो रहा था। और विष्णु ऑयल कंपनी के जो सर्विस मैनेजर है वो मुझे बोलते हैं पैन इंडिया सिर्फ आपके बाइक में ही प्रॉब्लम है, दुनिया में मतलब ओवरऑल इंडिया में ऐसा कोई रिबॉन्ड नहीं है जिसमें प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी रिबॉन्ड नहीं है, मतलब इतना एश्योर्ड है। मैंने फिर उनको अपना कमेंट बॉक्स दिखा के बोला मैं इनको पैसे खिलाता हूँ क्या? डू आई फीड देम टू कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स? डू यू रियली थिंक दैट मैं पैन इंडिया के लोगों को, साउथ इंडिया के लोगों को, नॉर्थ इंडिया के लोगों को, ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया के लोगों को मैं पैसे खिलाता हूँ कि मेरे वीडियो बॉक्स में आके ये करो, कमेंट करो? नहीं। तो ये सब था। तो इतना सब होने के बाद फाइनली अप्रूवल आने के बाद मैंने एक डेट सिलेक्ट किया जिस डेट पे पर्टिकुलरली मैं वहाँ पे सर्विस सेंटर पे बैठ के अपना काम जो है करवा सकूँ, ठीक है, मेरे सामने हो पूरा काम। तो जैसा कि अभी मैं ये वीडियो क्लिप आप लोगों के लिए प्ले कर रहा हूँ कि क्या क्या मेरे बाइक पे चेंज हुआ है, उसका पूरा फुटेज आप लोग देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि देख सकते हैं, दिस इज़ माई रॉयल एनफील्ड क्लासिक रिबॉर्न बाइक, जिस पे सामने से फ्रंट फोक्स जो है शॉकर चेंज हुआ है, व्हील रिम चेंज हुआ है। उसके बाद जो है बाइक में क्लच लीवर जो है वो चेंज हुआ है। गियर लीवर टेढ़ा था तो वो गियर लीवर को उन लोगों ने सीधा कर दिया है, तो इट्स फाइन नाउ, वो चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। पीछे का जो मेजर प्रॉब्लम्स था, पीछे का मेजर प्रॉब्लम के लिए पीछे में बहुत सारे पार्ट्स जो है वो चेंज हुए हैं, जैसे कि रियर व्हील रिम, रियर व्हील हब, पीछे का डिस्क चेंज हुआ है, डिस्क का कैलिपर चेंज हुआ है। और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो चेंज होना बाकी है, जैसे कि स्पीडोमीटर है जो कि वारंटी में रिप्लेस होगा क्योंकि स्पीडोमीटर में वेपर आ रहा है, ठीक है। तो ये दिस इज़ माय थर्ड स्पीडोमीटर। पहला स्पीडोमीटर करीब करीब 5000 किलोमीटर पे चेंज हुआ था। दूसरा स्पीडोमीटर जो है करीब अभी चल रहा है ये वाला, तो इसमें करीब करीब 450 किलोमीटर के करीब हो चुका है। तो ये भी चेंज होगा, तो करीब आप पकड़ के चलिए 5500 किलोमीटर ऑलमोस्ट होने को है। तो करीब करीब 6000 किलोमीटर हो जाएगा जब तक मैं चेंज करवाऊँगा। तो क्योंकि पार्ट अभी अवेलेबल नहीं था, तो 2-3 पार्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट फोक्स जो मैंने चेंज किए थे उसके रिफ्लेक्टर उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आते, तो रिफ्लेक्टर स्टॉक में नहीं था, तो वो चेंज होगा और स्पीडोमीटर चेंज होगा। सर्विस सेंटर पे मेरे साथ एक कांड हुआ है कि मेरे बाइक का सेकंड सर्विस के बाद भी जो ऑयल रिजर्वर कैप था वो इंटैक्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें, मतलब कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं था। अभी जब मैं उस दिन बाइक को रिपेयर करवाया तब मैंने देखा कि ऑयल रिजर्वर जो कैप है, मतलब ऑयल रिजर्वर नहीं, ऑयल टॉप मतलब इंजन ऑयल फिलअप करने का जो कैप है वो कैप एक्सीडेंटल गाड़ी का लगा हुआ है। मतलब वो कैप पे इतने सारे निशान, ये देखिए। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस पार्ट पे इतना प्रॉब्लम है, मतलब कैप किसी और बाइक का खोल के मेरे बाइक पे लगा दिया। फिर मुझे क्यों नहीं डाउट हुआ कि ऐसा प्रॉब्लम जो है सर्विस सेंटर पे हो सकता है, क्योंकि उसी टाइम पे सेम हेल्स एंड ब्लैक कलर का एक और रिबॉन जो है एक्सीडेंटल कंडीशन पे रिपेयर होने के बाद उसका एक्सीडेंटल पार्ट्स पड़ा हुआ था। आई डोंट नो कि वो उन्होंने मेरा वाला पार्ट खोल के उस पर लगाया कि नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये हो गया तीसरा पार्ट। और चौथा पार्ट है एग्जॉस्ट का हीट शील्ड, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स अभी भी चेंज होने को बाकी है। तो आप लोगों को पूरा का पूरा चीज़ का क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं ताकि मेरे पास एक एविडेंस रहे कि क्या क्या चेंज हुआ है, ठीक है। तो उसी दिन मैंने अपने बाइक का थर्ड सर्विस भी करवाया है, तो उसका भी मैं डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। तो एक प्री इनवॉइस जो है रॉयल एनफील्ड की तरफ से इशू किया गया है। तो मैं थोड़ा एक बार फोल्ड देखिए, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे बाइक का डिटेल है तो वो मैं नहीं दिखा सकता। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन आपका ये है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या मेरा चेंज हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर वीडियो में साफ़ नहीं है तो मैं एक स्नैपशॉट भी डाल दूँगा ये पूरे पार्ट लिस्ट का। आई होप इट इज़ विजिबल प्रॉपरली। टोटल मैं एक बार फिर से रीड करके बता दे रहा हूँ। फ्रंट फोक लेफ्ट हैंड साइड का, फ्रंट फोक राइट हैंड साइड का, रियर व्हील रिम चेंज हुआ है, रियर हब चेंज हुआ है, रियर डिस्क प्लेट चेंज हुआ है, कैलिपर असेंबली रियर का वो चेंज हुआ है, फ्रंट व्हील रिम चेंज हुआ है, क्लच लीवर चेंज हुआ है और बाकी 4 पार्ट्स जो है वो पेंडिंग है। और एक और चीज़, ये सारे पार्ट जो चेंज हुए हैं इसका कॉस्ट अभी यहाँ पे 0 दिखा रहा है बिकॉज दिस इज़ चेंज अंडर वारंटी। अब बात कर लेते हैं थर्ड सर्विस के बारे में। तो थर्ड सर्विस का मेरा जो ओवरऑल कॉस्ट जो आया है दैट इज़ 1176 रुपीज़। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या चेंज हुआ है मैं बता दे रहा हूँ। लिक्विड गन का जो सेमी सिंथेटिक ऑयल है 15W50 1.7 लीटर्स का क्वांटिटी है उसका। तेल इंजन ऑयल का प्राइस है 663 रुपये, मतलब 663 रुपीज़। उसके साथ आपका ऑयल फ़िल्टर जो है, ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है 87 रुपीज़ का। चेन लूप चेन क्लीनर वो हुआ है 165 रुपीज़ का। फ़िल्टर एलिमेंट मतलब एयर फ़िल्टर चेंज हुआ है 150 रुपीज़। और जब भी ये पीछे का जो कैलिपर जो है चेंज हुआ है तो उस कंडीशन पे पीछे ब्रेक ऑयल टॉप अप करने का ज़रूरत था। वैसे भी मेरे पीछे का रियर जो ब्रेक है उसमें ब्रेक ऑयल थोड़ा कम हो गया था रिजर्वर में, तो उसको टॉप अप करने का ज़रूरत था और फ्रंट में भी ज़रूरत था। तो जिस वजह से ब्रेक ऑयल का एक कंटेनर था, वो बोले तो आपको पूरा कंटेनर ख़रीदना पड़ेगा बट मुझे बाकी का कंटेनर वो लोगों ने दिया नहीं, पता नहीं क्यों। और मैं भी बहुत लेट हो गया था, ऊपर से बारिश चालू हो गया था तो मुझे उतना ध्यान में नहीं रहा, तो वो कंटेनर मैंने वहाँ पे छोड़ के आ गया। बट स्टिल छोटा सा कंटेनर रहता है, ठीक है, उतना कुछ खास बचा भी नहीं होगा उसमें। 110 रुपये का कंटेनर है, ठीक है, 110 रुपये का कंटेनर है। तो सब मिला के जो थर्ड फ्री सर्विस का जो कॉस्ट है दैट इज़ 176 रुपीज़, 1176 रुपये। तो टोटली अभी मेरा बाइक में वैसा कुछ काम अभी फ़िलहाल नहीं है, सिर्फ ये 4 पार्ट अगर चेंज हो जाए तो सही है। अब कल मतलब 27 सितंबर को मुझे उतना बाइक चलाने का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरा ऑफिस भी चल रहा है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, बाइक चलाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो कल मैं सुबह को निकला था, करीब 40-50 किलोमीटर का एक राइड मेरे से हुआ सिटी में। तो एक्चुअली मेरा कैमरा जो है वो सर्विस सेंटर पे दिया हुआ था, तो मैं उसको लाने के लिए गया था। तो उस टाइम पे मेरा जो इनिशियल एकदम सस्पेंशन से मेरा जो इनिशियल इशू था वो फिर से लौट आया, ठीक है। तो इनिशियल इशू क्या था, जब सस्पेंशन बाय डिफ़ॉल्ट नया बाइक में मेरे को फर्स्ट आया था तो उसमें ना एक्चुअली क्या हुआ कि सस्पेंशन में, ठीक है, फ्रंट का सस्पेंशन जो था वो सॉफ्ट था, एकदम सॉफ्ट, एकदम अच्छा, डैम्पिंग अच्छा कर रहा है, झटके महसूस नहीं होते थे। बट जैसे ही वो बड़े पॉट होल्स या फिर स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाता था, जैसे छन 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 करके ऐसा आवाज़ होता था मेटल में, जैसे ऐसा करके आवाज़ हो रहा, ठीक है। तो मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये किस चीज़ का आवाज़ है, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। और इनफैक्ट सर्विस सेंटर वालों ने भी इस साउंड के लिए बहुत बार चेक किया, मेरे घर से बाइक पिकअप हुआ था, फिर भी वो लोग रिजॉल्व नहीं कर पाए। कंपनी ने बोला था कि पिछले सस्पेंशन में, मतलब पुराने सस्पेंशन में ऑयल टॉपअप करो तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ऑयल टॉपअप करने के बाद साउंड बंद हो गया था, अगर सस्पेंशन रॉक हार्ड हो गया था, जैसे कि कोई सस्पेंशन कोई ट्रैवल है ही नहीं, पूरा एकदम ख़त्म हो गया था ट्रैवल। तो वो चीज़ तो अभी मुझे नहीं करना है। तो ये चीज़ मैंने रॉयल एनफील्ड में फिर से बताया कि ये प्रॉब्लम हुआ है, तो आप लोग जो है काइंडली इसको रिज़ॉल्व कीजिए, आप लोग काइंडली इसको रिज़ॉल्व कीजिए। क्या इशू है क्या ना है मुझे नहीं पता, आप इसको रिज़ॉल्व कीजिए, आप इसको रिज़ॉल्व कीजिए। ये इशू कहाँ पे ये क्या टकरा रहा है मुझे पता नहीं, जैसे ही कोई भी बड़े झटके के ऊपर से जाता है वैसे छन छन करके आवाज़ होता है, मुझे पता नहीं ये क्या है, आप इसको सॉल्व कीजिए।
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सीन जो है पिछले 1.5 महीने से मेरे साथ हुआ, एंड आफ्टर 1.5 मंथ ऑलमोस्ट मुझे अपना बाइक जो है वो वापस मिला मेरे पास। बट फिर भी ये सब काम करवाने के लिए, मतलब जो जो पार्ट अभी अवेलेबल नहीं है उनको रिप्लेस करवाने के लिए और ये सस्पेंशन का प्रॉब्लम जो है सॉल्व करवाने के लिए मुझे फाइनली एक बार मुझे सर्विस सेंटर पे विज़िट करना पड़ेगा। नाउ अगर सर्विस सेंटर पे विज़िट करने के बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व अगर हो गया तो गुड, अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो स्ट्रेट अवे मैं इस बार आप लोगों के लिए और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी भी तरह का रॉयल एनफील्ड की कोई भी ऑफिशियल्स, चाहे वो हायर मैनेजमेंट हो या फिर सोशल मीडिया हो या फिर जिनसे भी हो, मैं कोई भी कम्युनिकेट नहीं करूँगा। बाइक में इतने सारे पार्ट्स चेंज हुए हैं, जिसके पास मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास पीछे जितने बार भी कोई ने फॉल्ट आया है उसका वीडियोस जो है वो मैंने यूट्यूब पे रेगुलर टाइम टू टाइम मैंने अपलोड भी किया है, ठीक है। तो अभी जो मुद्दा है, मेन जो आपका फैक्टर है वो है रिलायबिलिटी का, या फिर विदाउट इश्यूज़। एटलीस्ट नया बाइक है, 1 साल के अंदर इतना इश्यूज़, लिटरली दैट इज़ अनजस्टिफाइड। तो ये एक फॉल्टी यूनिट था जो मुझे डिलीवर हुआ था। अगर इतना सब कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद, इतना सारा पैसा इन लोगों के टेस्टिंग में फूकने के बाद भी अगर मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो इन दैट केस दिस टाइम आई विल सेंड अ लीगल नोटिस, ऑल्सो फाइल अ PIL against the company and ask for a compensation as well as entire refund of my money, so that I can buy any other bike from any other brand. So that's all about for today, because आज मेरे पास आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए उतना कुछ खास तो था नहीं, बट यही एक मेन मुद्दा था जो आप लोगों के पास आना बहुत दिनों से पेंडिंग था। बहुत सारे व्यूअर्स मेरे से पूछ रहे थे कि भैया क्या हुआ, आपका बाइक मिला कि नहीं, आपका तबीयत कैसा है। तो आई डोंट नो कि आई हैव डन समथिंग वेरी गुड और नॉट, कि मुझे आप लोगों के जैसा इतना क्लोज्ड एंड एक फैमिली टाइप का मेरा पूरा रिश्ता बन गया है मेरे व्यूअर से, कि कंटिन्यूसली आप लोग मुझे फील करवाते हो कि नो, आई मीन यू आर देयर फॉर मी, यू गाइज आर देयर फॉर मी, एंड यू गाइज आई मीन थिंक अबाउट मी दैट ये हम लोग का भाई जो है ये ठीक ठाक है कि नहीं, या फिर इनका बाइक सही हुआ कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है, या फिर उन लोगों के बाइक का जो प्रॉब्लम है वो उनका कुछ रेजोल्यूशन मेरे एंड से आप पता है कि नहीं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू गाइज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी सो लॉन्ग, एंड दिस इज़ माई काइंड रिक्वेस्ट, बिकॉज हम लोग अभी रिसेंटली 800 सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे क्रॉस किए हैं, और 200 सब्सक्राइबर होने पर हम लोग जो है चैनल को मोनेटाइज करने के करीब हो जाएंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सके तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। और एक बात रॉयल एनफील्ड हेटर्स लवर्स के लिए, मतलब ब्लाइंड लवर्स के लिए, भैया जो भी आप लोग रॉयल एनफील्ड के लवर्स हो, प्लीज़ 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 मेरे बात को बुरा मत मानो। मैं रॉयल एनफील्ड ब्रांड के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, या फिर मैं कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड के बहुत नज़दीक भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसके पास मतलब बहुत कम पैसे रहते हैं अपने डेली एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए, या फिर बहुत मेहनत से मैंने ये बाइक लिया है। एक मिडिल क्लास बंदा जब अपने ड्रीम को पूरा करता है, बहुत दिनों का सपना लेके, बहुत मेहनत से EMI में ये वो करके, जो भी जैसे भी हो, जितना मतलब एफ़र्ट वो लगाता है, उसके बाद अगर उसके साथ इतना पैसा लगाने के बाद आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए 2.5 लाख के करीब खर्च कर देना और उसके बाद इतना इशू में इतना पैसा वेस्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जिस वजह से अभी भी मैंने अपने बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करवा पाया हूँ, कोई भी। बाइक मेरा एकदम स्टॉक है। सिर्फ एक ही मॉडिफिकेशन मैंने किया था, एक ग्रिल सेट लगवाया था जो मुझे लगवाने के बाद अच्छा लग रहा था, बट 2-3 दिन के बाद मुझे फील हुआ कि लाइट का जो थ्रो है वो थोड़ा कम हो रहा है, इंटेंसिटी कम हो रहा है ग्रिल की वजह से, तो वो मैंने उतार दिया। एकदम नया ब्रांड एज इट इज़ वो पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आज तक मेरे बाइक पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करवा पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे बात को बुरा मत मानिए, और जैसे रॉयल एनफील्ड ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उल्टा पुल्टा कमेंट मत कीजिए मुझे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हेटरेट कमेंट आए हैं, जैसे कि मतलब क्या बोलूँ,
आप लोग समझ सकते हो, जिन लोगों को पता होगा कि रॉयल एनफील्ड लवर लोग कैसे होते हैं, ब्लाइंड लवर्स को, मैं किसी को मीन करके या फिर किसी को ठेस पहुंचा के कोई काम नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा पैसा है, मैंने लगाया है, प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है, उसके लिए मैं सॉल्यूशन मांग रहा हूँ। और ये सॉल्यूशन को या फिर इस इश्यूज़ को मैं सबके सामने इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों को मेरी तरह इश्यूज़ फेस हो रहे हैं उनको भी रेजोल्यूशन मिले। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ ताकि आप लोग उस वीडियो से देख के थोड़ा आप लोगों के मन में गुस्सा ये है वो है, मैं उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप लोगों से मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आप लोगों से मेरा कोई भी किसी भी तरह का दुश्मनी नहीं है, प्लीज़ इस बात को समझिए। ये वीडियो जो है ज़रूरतमंद लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम फेस हुआ है और उनको रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ या फिर कोशिश कर रहा हूँ कि इस कंसर्न को एनफील्ड कंपनी तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप हम लोगों के 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे हो जाए एंड आई होप टू सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। ताकि टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। और जो कि हम कोलकाता में रहते हैं तो अभी हम लोगों का दुर्गा पूजा मतलब स्टेट फेस्टिवल का सीज़न है, तो मेरे सारे व्यूअर्स को चाहे वो इंडिया के किसी भी एंड से क्यों ना हो, सबके लिए शुभ शारदीया एंड आप लोग नवरात्रि और दिवाली की एडवांस विशेस मेरी तरफ से आप लोगों को और आप लोगों की फैमिली के लिए। थैंक यू वेरी मच।